हाँ तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं सॉलिड स्टेट के अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम था क्रिस्टल लैटिस। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? हम सभी जानते हैं मॉलिक्यूल का जब अरेंजमेंट होता है तो वो इस प्रकार से कई सारे जैसे लड्डू रख दिए जाते हैं, उनको रख दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम सभी मॉलिक्यूल के सेंट्रल पार्ट को मिनिमाइज करके केवल एक पॉइंट कंसीडर करें और सभी मॉलिक्यूल के सेंट्रल पोजीशन को अगर आपस में डॉटेड लाइन से मिला दे तो हमको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है। और इसी क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें हम मॉलिक्यूल के केवल बॉन्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं, और इन्हीं बॉन्डिंग पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। तो ये जो लैटिस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, और ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होकर के एक केवल मॉलिक्यूल के केवल बॉन्ड का केवल एक कंकाल दिखाता है, स्केलेटन होता है, और उन्हीं स्केलेटन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। और इस लैटिस में आप देख रहे हैं कि लैटिस में आपने देखा होगा कि इसी स्ट्रक्चर्स का बार बार रिपीटेशंस हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर जिसके मिलने से पूरे कंपाउंड, पूरे लैटिस का फॉर्मेशन होता है, उस एक सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने एक लैटिस बनाया हुआ है, और उस लैटिस में केवल इस यूनिट सेल को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने उसको कलर कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि इसी यूनिट के बार बार रिपीटेशन से ये पूरा मॉलिक्यूल यानी पूरा कंपाउंड बन जाता है। हम इनकी तुलना अगर हम इस एक डब्बे से करते हैं, आप देख रहे होंगे कि इसकी लेंथ विड्थ अलग अलग डायरेक्शन, लेकिन आप कंसीडर करिए कि अगर ये एक क्यूब है, तो आप देख रहे हैं ये क्यूब है, तो हर क्यूब का अपना अपना एक एज है, और इस एज होने की वजह से ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर देखता है। अगर इस डब्बे को ऐसे लगातार अरेंज कर दिया जाए तो ये एक 4 डब्बों का एक ढेर खड़ा कर देगा, और उन्हीं 4 डब्बों के एक ढेर को, जिसमें से इसी स्ट्रक्चर का बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो इस एक सिंगल यूनिट को हम लोग यूनिट सेल, और उस बने हुए पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। तो ये कहलाएगा लैटिस। तो अगर हम कह दें लैटिस की डिफिनीशन क्या होगी, या क्रिस्टल लैटिस की डिफिनीशन, तो आप लिख सकते हैं, व्हेन एटम और मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड एज ए पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल, then their repeated arrangement in 3-dimensional space are called लैटिस, या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो अगर क्रिस्टल लैटिस की डिफिनीशन ये है, तो यूनिट सेल की डिफिनीशन क्या होगी? तो यूनिट सेल की भी एक सिंगल डिफिनीशन बन जाएगी, तो इसका लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, ऑफ lattice, the smallest portion of lattice which repetition can form entire lattice are called यूनिट सेल। तो इस प्रकार से इस डिफिनेशंस में आप लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम ये देखेंगे अगर कोई यूनिट सेल है तो उनके किन किन कैरेक्टर्स की वजह से आप उनको यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात यह कि इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एन यूनिट सेल
हैव 6 फेस एंड 3 एज। अब आप कहेंगे सर 6 फेस और 3 एज क्या होता है? तो मैं आपको इससे कंसिडर करिए कि अगर ये एक यूनिट सेल है तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताना है कि इसके 6 फेस होते हैं। देखिए मैंने इस पे मार्क करके रखा हुआ है कि फेस 1, फेस 2, फेस 3, आप ऐसे करके देखिए, फेस 4, और उसके बाद फेस 5 और ये फेस 6। इस प्रकार से एक यूनिट सेल के पास 6 फेस होते हैं। और कितने एज होते हैं? अब एज की बात देखते हैं तो हम सभी देखते हैं कि एक यूनिट सेल कुल कितने कोर से मिलकर बना होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कोर होते हैं वो ये 1, ये 2 और ये 3, इन्हीं 3 हर एक एटम्स के पास आपको यही 3 एज दिखाई देंगे। और इन्हीं 3 एज को हम लोगों ने यहां पर ए, बी और सी से एक्सप्रेस किया होगा। अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो अगर आप किसी भी एक टर्म में पकड़ लें, अगर ये एज है तो एक एज देखिए इधर जाता है लेंथ की तरफ, एक एज विड्थ की तरफ और एक एज हाइट की तरफ जाता है। तो हर एक एज का हमने नाम रख दिया। तो एक एज ए, बी एंड सी। अब क्वेश्चन होता है कि जब ये इनके 3 एज होते हैं तो इनके एंगल भी क्या होते हैं? यहाँ पे दूसरा हो जाता है कि ईच एज आर परपेंडिकुलर which angle is expressed अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस एज का नाम ए, इस एज का नाम बी और इस एज का नाम हमने सी रख दिया, तो जो अल्फा की तरफ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि मैंने कहा ना तीनों एंगल परपेंडिकुलर, तो जो अल्फा की तरफ जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा अल्फा। ये कौन सा एंगल है? 90। उसके बाद जो एंगल बी की तरफ, यानी ये एज बी है और बी की तरफ जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? बीटा। और जो सी की तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? गामा। यानी अगर आप देखें तो मैं अगर अभी यहीं से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये कहलाएगा, अगर हमने कह दिए सी एंगल तो इसको कह दिए गामा। और जो एंगल ये बना है ये कहलाएगा अल्फा, और जो ये एंगल ये बना है ये कहलाएगा बीटा। यानी अगर आप इस कोड को 3 इंच पे देखें तो ये अल्फा, बीटा, गामा। तो ये एक यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। हाँ तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में आते हैं। तो देखिए जो यूनिट सेल होते हैं ये कुल 14 प्रकार के होते हैं। इस नाते इनको हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों को केवल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। क्यूबिक यूनिट सेल क्यों? क्योंकि इनकी अल्फा, बीटा और गामा जो एंगल होते हैं वो कितने होने चाहिए? 90 एंगल के होने चाहिए। और इनके जो एज होते हैं ए, बी और सी वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इस नाते इनको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं और हमको यही पढ़ना है। तो इस यूनिट सेल में हम देखेंगे कि ये जो यूनिट सेल होते हैं ये इनको कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। इनको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, और इनको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इनको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब आइए देखते हैं आखिर इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता क्या है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो यही है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप 4 प्लास्टिक की बॉल को इस प्रकार से अगर
फेविक्विक से चिपका करके रख दे तो ऐसे चिपक जाएंगे। तो उस 4 प्लास्टिक की बॉल के ऊपर 4 प्लास्टिक की बॉल और चिपका दें, तो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आप कंसीडर कर रहे हो वो कहलाएगा सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा। और जो दूसरा है, हमने कहा फिर वही कहा 4 प्लास्टिक की बॉल को चिपका लीजिए। अब क्या करिए, एक रेड कलर की प्लास्टिक की बॉल को 4 प्लास्टिक की बॉल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में रख दीजिए, और फिर उसके ऊपर से 4 प्लास्टिक की बॉल को रख दीजिए। और जब ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4 प्लास्टिक की बॉल के बीच में एक 5वीं गेंद एक ऐसा कनेक्शन का काम करेगी जिसमें 4 प्लास्टिक की बॉल का बेस होगा, 4 प्लास्टिक की बॉल का एक रूफ होगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं वो कहलाएगा क्या, बॉडी सेंटर्ड मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल। तो फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको इस लैटिस से समझाता हूं। जैसे मान लिया ये सारे कार्नर एक एक मॉलिक्यूल के हैं, तो अगर हर एक कार्नर के हर 4 कार्नर मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूल अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो इस प्रकार से कुल कितने मॉलिक्यूल अरेंज होंगे इनके 6 फेस में 6। तो इस प्रकार से हर एक फेस पर एक एक मॉलिक्यूल का अरेंज हो जाना ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर। तो इस प्रकार से क्यूबिक यूनिट सेल कुल कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पॉइंट की तरफ, जहां पर हम ये देखेंगे कि एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में कुल कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं। तो जनरली आप कहेंगे कि सर टोटल 8 दिखते हैं, लेकिन याद करिए तो 8 में क्या आपको एक यूनिट सेल दिखता है, यूनिट में जिसकी लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर होनी चाहिए। तो इस नाते हम उनके केवल यूनिट सेल मॉडल यानी लैटिस के रूप में लेते हैं, जहां पर हम पूरे एटम को एक सेंट्रल पोर्शन में क्या करते हैं, श्रिंकिंग मान लेते हैं। तो हमको एक ऐसा 3 डायमेंशनल लैटिस दिखता है। तो अब आपको यह बताना है कि एक सिंपल यूनिट के बनने में कुल पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो सबसे पहले हम उसको यही से बताते हैं कि एक सिंपल यूनिट अगर ये देख रहे हैं, तो अगर वो यूनिट सेल इन 8 एटम से मिलकर बना है तो इसके हर एक कार्नर पर पार्टिसिपेटिंग एटम कितने होंगे। तो आप देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ यूं विड्रॉ करता हूं, तो देखिए कुल इतने ही एटम, ऐसे ही एटम ये कुल यही एटम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि एक पूरे स्फेरिकल शेप एटम का कुल कितना पोर्शन इसके कुल कितने कार्नर पे आता है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको एक कंप्लीट स्फेरिकल स्ट्रक्चर मान रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये कुल एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में कटा। कैसे, आप देखिए इसको आप नीचे की तरफ खींच के ले जाइए तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और इसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। यानी एक स्फेरिकल शेप को अगर आप कुल 3 बार 90 एंगल पर काटें तो एक कटा हुआ पीस का जो अमाउंट होगा वही हमारे कार्नर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम इसको इसके बीच से ऐसे कट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि वो कार्बन का मॉलिक्यूल था। तो ये इसका, अब मैं इसके 90 एंगल पे यही होगा ऐसा, अब इसके 90 एंगल पे, तो आप देखेंगे मेरे हाथ में इस एक स्फीयर के कुल कितने पार्ट्स बने, 8 बने। और ये जो एक पोर्शन होगा वो इसी किसी कार्नर पे इस तरह से अटैच्ड पाया जाएगा। तो ये जो पोर्शन होगा वो पूरे मॉलिक्यूल का कितना पोर्शन कहलाएगा, 8th पोर्शन। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्फीयर के कार्नर में केवल 1/8 पोर्शन ही क्या करते, पार्टिसिपेटिंग होंगे। तो जब हम अगर ये कैलकुलेशन हो गया तो हम यहां पे लिखेंगे सिंपल यूनिट में, यहां पे लिखेंगे ईच कॉर्नर कंटेन 1/8 पार्ट ऑफ एटम, 1/8 पार्ट ऑफ एटम। तो कितने कार्नर हैं गिन डालिए,
1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने कार्नर है? 8। तो यहां पे लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्नर कितने हैं? 8। और पार्टिसिपेटिंग एटम कितने हैं? 1/8, कैंसिल कर देंगे 1। यानी एक सिंपल यूनिट में, यानी इस सिंपल यूनिट में कुल, अगर हम उस 8 पार्ट को दोबारा रीअरेंज करेंगे तो देखेंगे कुल 8 पार्ट मिला करके मेरे ये एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस प्रकार से इस एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में केवल और केवल एक एटम ही आएगा जिसका वॉल्यूम भी वही होगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात आते हैं बॉडी सेंटर के लिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। बॉडी सेंटर में हम देखेंगे तो इसमें भी कुल 8 कार्नर हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन कॉर्नर, तो सिंपल आप वही कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि 4 प्लास्टिक की बॉल नीचे और 4 प्लास्टिक की बॉल ऊपर, और उसके बीच में एक रेड प्लास्टिक की बॉल कंसीडर करिए। सोचिए, इमेजिन करिए, तो आप देखेंगे वो जो 4 प्लास्टिक के बॉल रखे गए हैं उनके 1/8 पोर्शन कट गए और वो केवल एक एटम बन गया। लेकिन पूरा बीच जो रेड वाला प्लास्टिक की बॉल है वो तो अभी पूरी तरह से सेफ रह गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस 1 कंप्लीट एटम इन सेंटर। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ एटम तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। यानी बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2। तो यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। अब फेस सेंटर कैसे निकालेंगे? तो याद करिए 8 कार्नर तो सब में है और 8 कार्नर के सेंट्रल पोजीशन है, हर एक फेस पर एक एक आधा मॉलिक्यूल है। तो कुल कितने फेस हो गए? 6 फेस हैं। तो आइए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स एटम, तो वही 8 × 1/8 = 1 कर लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज क्यूबिक हैव 6 फेस and each face contain half atoms, then number of atoms in face, कुल फेस में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो चूंकि 6 फेस हैं और आधा एटम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 3 + 1 = 4। यानी फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 4। तो आप इस प्रकार से हर एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम पार्टिसिपेटिंग हैं आप इनसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। तो आप इतने फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।